नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर और आप देश की बात देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राजश्री और आज हम सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। जी हां, रामजस कॉलेज विवाद पर राष्ट्रपति और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रणब मुखर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं, विवाद में पड़ने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दे। छात्र और गुरमेहर कौर पर भी राष्ट्रपति ने कहा कि किसी महिला की भावना को ठेस पहुंचाना हमारी सभ्यता पर चोट करना है। जी हां, इस पूरी खबर का पूरा विश्लेषण के आखिर राष्ट्रपति को क्यों ये बयान देना पड़ा है और रामजस कॉलेज में इस वक्त क्या स्थिति है, छात्रों की क्या मांग है और रामजस की आग कैसे धीरे धीरे अब आगे भी बढ़ रही है, किस ओर इस पूरे मामले ने मोड़ ले लिया है, ये सब कुछ आपके सामने आज हम रखेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने अंतिम चरण में ये जो पहुंच गए हैं चुनाव, आज शाम छठे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। 4 मार्च को पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। यहां पर क्या मुद्दे हैं और नेता वहां पर आज क्या कुछ कर रहे थे, आपको हम दिखाएंगे। जहां सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, ऐसे में आपको हम ये बताएंगे कि क्या कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि किस पार्टी के दावे में कितना दम है। कैसा रहा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गोरखपुर में रोड शो और मायावती ने चंदौली में किया कुछ कहा और साथ ही वाराणसी पर हमारी खास नजर होगी क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी के लिए क्यों वाराणसी प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, यहाँ की तमाम सीटें, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नेता पूर्वांचल की जमीन पर जब चुनाव पहुंच चुका है और यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों से कैसे बचते रहे। और बात केवल पूर्वांचल की ही नहीं बल्कि जब से आप चुनावों का मौसम देख रहे हैं और चुनाव के तमाम चरणों में आपने जरूर देखा होगा कि तमाम नेता महज जुमलेबाजी करते रहे और मूल मुद्दों से बचते रहे। कैसे अब अपने भाषण ही वो रिपीट कर रहे हैं, कैसे नेता अंतिम चरण तक आते आते थक गए हैं और उनके पास बोलने को भी कुछ नया नहीं है। उनकी बातों का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या नौकरशाहों को उत्तर प्रदेश में आने वाले बादशाह की खबर हो गई है। इस वजह से बहुत कुछ वो परिवर्तन वहां पर कर रहे हैं और पुरानी कई सारे स्मारक हैं, पुराने कुछ खास दल से जुड़े कुछ स्मारक हैं जिसको वो अब नए रंग रोगन कराकर नए रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बीएसपी के शासनकाल में बनाए गए स्मारकों और पार्कों को चमकाने का काम राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि आरएसएस के उज्जैन शहर के प्रमुख प्रचारक ने भरी सभा में केरल के मुख्यमंत्री का सर काटकर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा कर डाली और उसके बाद कैसी सियासत हुई और आरएसएस ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, ये हम आपको बताएंगे। खेल के तमाम एसोसिएशनों के जो घोटाले हैं वो अक्सर आप देखते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और उसके अध्यक्ष अखिलेश दास, जो कि तमाम सवालों के घेरे में हैं, सीबीआई के रडार पर है। क्यों हुआ है ऐसा और वहां पर क्या घोटाला अखिलेश दास के सरपरस्ती में हो रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि एपीएन जो है वो अखिलेश दास की तमाम कारगुजारियों पर जल्द ही बड़ा खुलासा भी करने वाला है और ताकि खेल को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ रखा जा सके, यही हमारी कोशिश में रहती है। तो इस पूरी खबर को जरूर आप हमारे साथ देखें और साथ ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चों को लेकर क्या बड़ा फैसला किया है, उनकी संपत्ति किसको जाएगी, ये हम आपको बताएंगे। इस्लामिक स्टेट के सरगना आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने क्यों मानी है हार, ये भी दिखाएंगे और साथ ही बात इतिहास की होगी, तमाम अन्य खबरों की होगी, अदालत की दुनिया की भी होगी और फिल्म की दुनिया की भी। और कुछ एक बेहद मधुर संगीतकार रहे हैं कल्याण जी आनंद जी, उनके कुछ मधुर संगीत से आपको हम परिचित कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने राज्य में दूसरी सरकारों की तुलना में बहुत ज्यादा काम किया है। चुनाव का मौसम है, हर कोई दावे कर रहा है, हर कोई अपने इरादे बता रहा है, लेकिन चूंकि
5 साल तक अखिलेश यादव ने राज किया है उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनसे बार बार ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने क्या किया। और इसी वजह से वो बार बार इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि बाकी सरकारों की तुलना में, राज्य में तमाम जो बाकी सरकार रही हैं उनकी तुलना में उनकी सरकार ने ज्यादा काम किया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर पीएम भी आगरा एक्सप्रेसवे पर चलकर देखेंगे तो वह भी साइकिल का बटन दबाने में संकोच नहीं करेंगे। अखिलेश ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही, लेकिन बस अफसोस इस बात का है कि जब से उत्तर प्रदेश में सियासी रण शुरू हुआ है, जब से चुनावों का दौर शुरू हुआ है, तब से अखिलेश यादव के भाषण में जो शुरुआती दौर में जो नयापन दिख रहा था, वो नयापन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और बात वही हो रही है जो उन्होंने अपने शुरुआती दौर में कही थी। यानी कुल मिलाकर एक लकीर उन्होंने खींची है जिस पे बार बार चलते जा रहे हैं। अब ये लकीर उनको सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। बलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं। ये जरूर है कि सरकार ने लोगों को बैंकों की लाइन में खड़ा कर दिया। मोदी सरकार पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने कामों का ब्यौरा देने को तैयार है, लेकिन क्या मोदी सरकार अपने 3 साल के काम का लेखा जोखा देगी? अखिलेश ने सवाल किया कि मोदी बस टीवी और रेडियो पर मन की बात करते हैं, लेकिन काम की बात कब करेंगे? लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मोदी के सूट पर टिप्पणी करते हुए अखिलेश ने कहा कि वे गोंडा में आकर बच्चों की नकल की बात करते हैं, लेकिन क्या वे बताते हैं कि उनका सूट किसकी नकल से बनवाया गया है? जिन लोगों की भाषा बदल रही है वो जानते हैं कि लड़ाई में पीछे हैं, वरना प्रधानमंत्री जूस की बात करेंगे, नारियल का पानी कि नारियल का जूस, कि अनानास का जूस। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री बीजेपी सपने तो दिखाती है, बोलने में भी बहुत आगे हैं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अपना काम कब बताएंगे। अखिलेश ने मायावती पर कमेंट करते हुए कहा कि बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है, कब बीजेपी के साथ रक्षाबंधन मना ले कुछ पता नहीं है। बलिया और गाजीपुर के विकास का वादा करते हुए सीएम ने एक बार फिर बलिया एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि इसके लिए 23 महीने में 302 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई गई है। अपनी सरकार के कामों का बखान करते हुए अखिलेश ने कहा कि यूपी सरकार ने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया है, प्राइमरी स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत विकास किया है। 1 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती है। बलिया में छठे चरण के तहत 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पूर्वांचल में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने एपीएन से खास बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार जनता को सिर्फ झांसा दे रही हैं, जबकि विकास सिर्फ सपा सरकार ही कर सकती है। उन्होंने यूपी में अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाए। सीएम अखिलेश यादव से बात की हम एपीएन के संवाददाता अनामिका सिंह ने। छठे चरण के लिए मतदान के लिए प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। साथ ही साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, आज छठे चरण के लिए प्रचार खत्म हो चुका है, क्या तैयारी छठे चरण को लेकर के और क्या अनुमान आपका? मैं ये कह सकता हूं कि हर चरण में जिस तरह पार्टी आगे बढ़ी है, छठवें चरण में भी जनता मदद करेगी समाजवादियों की। और कह सकता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के गठबंधन की जो बात मैंने पहले कही थी वो आज फिर कह रहा हूं कि 300 के लगभग सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलकर के आएंगी। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी भी हैं, पूर्वांचल में आदित्यनाथ भी हैं, वहीं जो बलिया में अगर जो लोग आपके साथ थे वो चले गए, तो क्या आपको लगता है कि फाइट इतनी आसान होगी यहाँ पर? मैं समझता हूँ अगर पूर्वांचल के लोग आकलन करेंगे तो समाजवादी लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो अब बनकर के आ रहा है, आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर बलिया को जोड़ेगा। यही बलिया पर यूनिवर्सिटी दी है, स्पोर्ट्स कॉलेज दिया है। सर, फर्स्ट फेज में बात हो रही थी विकास की, मैंने काम किया, फिर कसाब पे आए, फिर गधे पर आए, फिर अब मतलब क्या और क्या इसका असर पड़ता है वोटर्स पे? मैं ये कह सकता हूँ जनता जानती है कि उनका भविष्य किसके साथ है। जिन लोगों की भाषा बदल रही है वो जानते हैं कि लड़ाई में पीछे हैं, वरना प्रधानमंत्री जूस की बात करेंगे, नारियल का पानी कि नारियल का जूस, कि अनानास का जूस। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। मैं ये कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री बीजेपी सपने तो दिखाती है, बोलने में भी बहुत आगे हैं, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अपना काम कब बताएंगे। मैं कहता हूं बलिया में काम बताएं।
चलिए बातचीत करने के लिए ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जिनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पे पूर्वांचल पे बहुत ज्यादा काम किया है, लिहाजा समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलेगी। हालांकि 11 तारीख को नतीजे बताएंगे कि आखिर जनता का साथ किसे मिल रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ अनामिका, APN बलिया। एक और जहां अखिलेश यादव यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खामोश हैं। उन्होंने इस बार अब तक कुल मिलाकर 3 रैली ही की है, जबकि 2012 के चुनाव में उन्होंने 300 से ज्यादा रैलियां की थी। 77 साल के मुलायम ने इस बार 2 रैलियां अपने भाई शिवपाल यादव के लिए, जबकि 1 रैली अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए की है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव को यदि आप देखें तो आमतौर पर जो सरकार होती है उसके पास बोलने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता, सिवाय इसके लिए कि वो बार बार इस बात को कहे कि उसने बहुत विकास किया है। और जो विपक्ष होता है वो बहुत हमलावर होता है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग दिख रहा है। अखिलेश यादव, जो कि बहुत अच्छे वक्ता अभी तक नहीं माने जाते रहे थे, उन्होंने कई ऐसे लीड दिए और ऐसी बातें कही कि पूरा का पूरा विपक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो या तमाम अन्य नेता हो, उनकी उस बात को लेकर उसके पीछे बस प्रतिक्रिया देते नजर आए। और ये अखिलेश यादव की सफलता कही जा सकती है। और इसी वजह से जब विपक्ष उनके पीछे पीछे घूमता रहा तो उन्होंने अपनी बात को बड़े दावे करने में वो कामयाब रहे और बार बार ये समझाने में लोगों की ये समझाने की कोशिश की कि वो उन्होंने विकास किया है और वही विकास पुरुष हैं, जबकि ये छवि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की रही है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को भी अब समझा, इसलिए जहां पर अखिलेश यादव बलिया में मौजूद थे तो योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत लगाई। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो की अगुवाई अमित शाह ने की। और गौरतलब है कि ये रोड शो उन जगहों से भी निकला जो कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र माने जाते रहे हैं गोरखपुर में। भाजपा लाएंगे, यूपी में कमल खिलाएंगे। छठे चरण के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में रोड शो के दौरान बीजेपी ने ताकत दिखाई। रोड शो में शाह के साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो कई मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरा। सुनामी है, परिवर्तन की आदि है, सुनामी है। और ये ब्रज की रज पहले चरण से उड़ी वहां लखनऊ में, वहां से आंधी के रूप में उड़ी है और गोरखपुर पहुंचते पहुंचते इसने सुनामी का रूप लिया है। बीजेपी का ये रोड शो शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में एक टाउन हॉल मैदान से शुरू होकर गीता प्रेस, लाल डिग्गी चौराहा, मिर्जापुर, बेनीगंज, दुर्गाबाड़ी, सिनेमा रोड, गोलघर चौराहा और कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए शास्त्री चौक पर पहुंचकर खत्म हुआ। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और इसके चलते इस रोड शो का महत्व बढ़ जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। सपा के एक उम्मीदवार को यहां सफलता मिली थी। छठे चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोट डाले जाने हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले शामिल हैं। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 27, बीएसपी को 9, बीजेपी को 7, कांग्रेस को 4 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जितने दल उतने दावे। लेकिन APN संवाददाता विक्रम मिश्रा से खास बातचीत में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत के दावे तो किए, लेकिन खुद की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के सवाल पर वो चुप्पी साध गए। उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा कि राजनाथ सिंह इसके लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार है। गौरतलब है कि APN शुरू से आपको ये कहता आया है कि यदि बीजेपी की जीत उत्तर प्रदेश में होती है तो राजनाथ सिंह सबसे प्रमुख दावेदार हैं मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि बीजेपी ने अभी तक किसी को भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है। में सफल रोड शो करने के बाद योगी आदित्यनाथ हमारे साथ में हैं। कैसा रहा रोड शो, आपको क्या लगता है, कितनी आशान्वित हैं आप? एकदम सफल रहा है और जनता का जो अपार समर्थन प्राप्त हुआ है। आप मान के चलिए कि 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार गठन करेगी और उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना होगी।
सपा बसपा के कुशासन का अंत होगा। योगी जी नारे यहाँ बीच में लग रहे थे कि योगी जी को सीएम बनाना है। तो हर कार्यकर्ता भाजपा का तो योगी ही है, कोई भी कार्यकर्ता बनेगा वो अपने अपने योगी है। ये तो योगी आदित्यनाथ जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है और उत्साह के साथ उसके भीतर एक जनसंचार इस रोड शो के जरिए हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, APN गोरखपुर। इस बीच यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। पूर्वांचल की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाने वाले हैं। इस चरण में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, मुख्तार अंसारी के संसदीय क्षेत्र मऊ, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया सहित 7 जिलों में चुनाव होगा। इस चरण में 77,84,000 महिलाओं समेत करीब 1,72,00,000 मतदाता कुल 635 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पिछड़ा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो इसी चरण में है जहां पर सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है और यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी बहुत उलझा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो ये सबसे दिलचस्प रण है, यानी कि छठा चरण जो है वो सबसे दिलचस्प रण है उत्तर प्रदेश के सियासी रण के लिहाज से। उधर मायावती आज 7वें चरण में चंदौली में होने वाले चुनावों के लिए प्रचार कर रही थीं। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने दावा किया कि छठे चरण के चुनाव से पहले ही बीजेपी और सपा ने हार मान ली है। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी और अखिलेश यादव सिर्फ लोक लुभावन बातें करते हैं। हकीकत यह है कि दोनों के राज में जनता त्रस्त है। मायावती को पता है कि उनके लिए छठा और 7वां चरण कितना निर्णायक है। इसीलिए चंदौली की सभा में बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ लोगों से झूठे वायदे करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो पिछड़े और दलितों से आरक्षण छिन जाएगा। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर या मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। मायावती ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है और उनकी कोशिश किसी भी तरह से बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपनी हर चुनावी जनसभा में अक्सर ये कहना कि सपा व बीएसपी आपस में मिले हुए हैं, खासकर 1995 की घटना के बाद मेरे ख्याल कोई भी जल्दी से यकीन नहीं कर सकता, जबकि वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहाँ समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। मायावती ने कहा कि 5 चरण के चुनाव के बाद सपा और बीजेपी ने हार मान ली है और बाकी बचे 2 चरण के मतदान के बाद बीएसपी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई मायावती के जीत के दावे सही हैं? क्या उसमें जरा सा भी दम है? अब दम हो या ना हो ये तो सब कुछ पता चलेगा 11 मार्च को, और सब कुछ जनता के हाथ में बंद है। लेकिन नौकरशाह हर स्थिति के लिए तैयार हैं और ऐसा भी लग रहा है कि नौकरशाह को बादशाह के आने की खबर भी मिल रही है। इस बात का जवाब तो 11 मार्च के नतीजे आने के बाद सबसे पहले पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के शासनकाल में बने स्मारकों और पार्कों की सफाई का काम शुरू हो गया है और एकाएक अधिकारियों को इनकी चिंता सताने लगी है। डर ये भी है कि यदि मायावती आती हैं तो वो इन स्मारकों की हालत देखकर नौकरशाहों पे कस के बरसेंगी, और नौकरशाह एक ऐसा वर्ग है जो हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखता है। शायद इसी वजह से कुछ ऐसी तैयारियां जारी हैं। लखनऊ से एक रिपोर्ट देखिए। बीएसपी के शासनकाल में बनाए गए जिन स्मारकों और पार्कों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, जिनको संवारने के लिए विभाग के पास एक पैसा भी नहीं था, अचानक वहां बड़े पैमाने पर काम शुरू हो गया है। मायावती के बनाए स्मारकों और पार्कों के अच्छे दिन लौटने लगे हैं। लाखों रुपए खर्च कर फिर से पार्कों को चमकाया जा रहा है। जानकारी से यूपी में मायावती की वापसी से जोड़ रहे हैं
तो हाउसिंग डिपार्टमेंट इसे रूटीन काम बता रहा है। देखिए, स्मारकों में जो रूटीन वर्क है, सफाई का, प्लम्बरिंग का, ये सब तो रूटीन वर्क है, ये चल ही रहा है। उसके अलावा हम लोग रेलिंग की पुताई का काम, क्योंकि आचार संहिता के पहले हो चुका था टेंडर। मायावती के बनाए कई स्मारकों में करीब 200 गेट लगाए गए थे। इनमें से कई टूटे पड़े थे। अब एकाएक इनकी भी मरम्मत होनी शुरू हो गई है। करीब 50% गेटों की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त किया जा चुका है। बाकी पर काम चल रहा है। 5 सालों तक नजरअंदाज होने के बाद अब एक बार फिर अधिकारियों को स्मारकों और पार्कों की चिंता सताने लगी है। कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है कि आदमी थोड़ी सी ढिलाई कर जाता है, पर वो तो रूटीन वर्क है, वो तो चलता रहेगा। ऐसे सरकार की वजह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। खबरों के मुताबिक स्मारकों और पार्कों से जुड़े सभी कामों को 11 मार्च से पहले पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी में सरकार भले ही किसी भी पार्टी की आए, लेकिन ऐसा लगता है कि अधिकारी कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। मायावती ने लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े पार्क बनवाए थे और उसमें अपनी बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्ति बनवाई थी। लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पार्क और मूर्तियों पर कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अखंड प्रताप सिंह, APN, लखनऊ। और इस बीच मायावती के लिए इलेक्शन कमीशन से एक मुश्किल आई है। उन्हें एक नोटिस थमाई गई है और ये नोटिस इस नोटिस का जवाब उन्हें 15 मार्च तक दे देना है। और ये नोटिस इस वजह से दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा है कि नोटबंदी के बाद उनके दल की ओर से जो पैसे जमा कराए गए थे, उन पैसों की लिमिट बहुत ज़्यादा थी। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन में उनके लिए शिकायत की गई और उसी के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने एक नई नोटिस मायावती और BSP को थमाई है। उधर चुनाव की यदि हम बात करें तो चुनाव के आखिरी दौर के आते आते नेताओं के पास कहने के लिए जैसे कुछ नया नहीं बचा है। नेताओं के भाषण में जनहित के मुद्दे अब लगभग ना के बराबर सुनाई दे रहे हैं। भाषण में नेता या तो छींटाकशी करते आपको नजर आ रहे हैं या कुछ हल्की बात कहकर भीड़ का मनोरंजन करते पाए जा रहे हैं। सवाल गंभीर है कि पूर्वांचल के तमाम इलाके पिछले 70 साल से विकास की बाट जोह रहे हैं। यहाँ के लोग सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग धंधे और खेती किसानी की बदहाली से जुड़े मुद्दों से आज भी संघर्ष करने को मजबूर हैं, जिन्हें हमारे माननीय प्रमुखता से उठा सकते हैं। हालात को कैसे बदला जा सकते इसका भरोसा दिला सकते हैं। लेकिन अफसोस, हमारे नेता जानवरों को सियासी बाड़े में खींच लाए हैं। नेताओं के इस अंदाज को देख सवाल उठने लगा है कि क्या जनता के मुद्दे से हमारे नेता मुंह मोड़ बैठे हैं या इतना थक गए हैं कि अब इनके पास कुछ नया कहने को बचा ही नहीं, या फिर ये सबसे आसान रास्ता है कि भीड़ का मनोरंजन करो, मुद्दों से भटका कर रखो, जनता को बांट कर रखो और वोट बटोरो। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान का दौर अब अपने आखिरी हिस्से में पहुंच चुका है। 7 दौर के मतदान में से 5 खत्म हो चुके हैं और अब बाकी हैं बस 2 दौर, जिनमें पूर्वांचल की 89 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 11 फरवरी को पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ मतदान पूर्वांचल तक पहुंचते पहुंचते थकान के रंग में नजर आ रहा है। इसका पता चल रहा है रैलियों में तमाम पार्टियों के नेताओं के भाषण में, जहां अब वो जनहित के मुद्दों की बात न के बराबर कर रहे हैं। वो नजर आ रहे हैं तो एक दूसरे पर छींटाकशी या फिर भीड़ का मनोरंजन करते हुए। पिछले 70 साल से पूर्वांचल में विकास की बयार बहने का इंतजार है। यहाँ पर सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग धंधे और खेती की बदहाली जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, जिन्हें नेता गंभीरता के साथ उठा सकते हैं। इलाके की हालत को कैसे बदल सकते हैं, इसका भरोसा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रचार में मुद्दे वही रह गए जो शुरुआती दौर में थे। जैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या तो नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री को घेरते नजर आ रहे हैं, या फिर BSP और BJP की साठगांठ का जिक्र करते दिख रहे हैं। बताइए, 3 साल हो गए इनकी सरकार में, कहने को कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। यहाँ तो गर्मी भी देख ली, बरसात भी देख ली, आज कोहरा भी देख लिया। बताओ अच्छे दिन कहाँ देखे किसी ने, बताओ। अब कह रहे हैं कि हमें बुआ न कहो, लेकिन हम बुआ से सावधान करने आए हैं आपको। ये हमारी बुआ कभी भी रक्षाबंधन मना सकती है BJP के साथ। अपनी ज्यादातर रैलियों में BSP सुप्रीमो मायावती ने नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और जंगल राज का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर वार किए। अपनी पार्टी का, वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से
ठिकाने लगवा दिया था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि पूरी दाल ही हमें काली नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमलावर रहे। साथ ही कांग्रेस से गठबंधन के लिए सपा को कटघरे में खड़ा करते दिखे। आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है? कांग्रेस ने तो पूरे देश को डुबाया भाइयों, पूरे देश को डुबाया, और वो भी डूब गए। ये अखिलेश जी इतने डरे हुए हैं कि जो मले उसको गले लगा लेते हैं, वरना कोई डूबती नाव में पैर रखता है क्या? डूबती नाव में कोई पैर रखता है क्या? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जुबानी निशाने पर लगातार प्रधानमंत्री ही बने रहे। हाँ, उनके भाषण में गौर करने वाली बात ये रही कि गठबंधन के साथ ही अखिलेश से अलग जाकर उन्होंने मायावती पर वार से परहेज किया, जिसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं। बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट। आखिरी दौर तक आते आते प्रचार गधों से लेकर पाइनएप्पल जूस और नारियल पानी के विवाद तक जा पहुंचा। सवाल है, क्या लंबे चले चुनावी दौर में नेता इतने थक चुके हैं कि वो जरूरी मुद्दे उठाने के लायक नहीं बचे? थके नेताओं पर अब जनता क्या जनादेश देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सही बात है कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था। इतना बड़ा सूबा और इतने बड़े मुद्दे, इतने ज्यादा मसले, ऐसे में नेता भी क्या क्या बोलें क्या क्या ना बोलें, इसलिए जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। और अकेला शायद ऐसा चुनाव है इस बार का जहां पर गधे भी मुद्दा बने और जूस भी मुद्दा बना। बहरहाल साथियों, और आखिरी चरण में वाराणसी सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का दांव बन गई है। वाराणसी में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। जो रिपोर्ट हम तक पहुंच रही है उसकी वजह शायद यही है कि यहाँ पर जो जनता है वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है, और शायद इसी वजह से पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी में दूसरा पीएमओ बन गया है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ डेरा डाल रखा है। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इस वक्त वाराणसी पर पूरा फोकस किए हुए हैं। पूर्वांचल के जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें से कई पर बीजेपी को भीतरघात का डर भी सता रहा है, और खासकर वाराणसी में उसे इस बात का सबसे ज्यादा डर है। इसी वजह से प्रधानमंत्री भी अब सबसे ज्यादा वक्त वाराणसी को देने वाले हैं और लोगों से अपील भी करेंगे कि वो उनकी इज्जत जरूर रखें। पूर्वांचल की सियासत जाति के मकड़जाल में इस कदर उलझी हुई है कि लोकसभा चुनाव में वाराणसी में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी भी पशुपेश में है। पूर्वांचल में जीत न सिर्फ सत्ता का टोकन है, बल्कि ये नतीजा बीजेपी और पीएम मोदी की प्रतिष्ठा से भी जुड़े हैं। बीजेपी को यहाँ जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनमें टिकटों का बंटवारा और भीतरघात तो है ही, इसके अलावा गंगा की सफाई का मुद्दा, नोटबंदी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, खस्ताहाल सड़कें भी उसके लिए परेशानी का सबब है। जातीय राजनीति का असर भी चुनावों में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। हमारा जो परंपरागत वोट था वो हमारे साथ है, और एक बड़े पैमाने में हमारी नीतियों की वजह से कमजोर और गरीब मतदाता को भी अब उम्मीद नजर आती है आर्थिक और सामाजिक न्याय की, वो हमारे साथ जुड़ा है। पूर्वांचल की अहमियत इस बात से भी आंकी जा सकती है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। बावजूद इसके यहाँ बीजेपी इस हालत में नहीं है कि वो क्लीन स्वीप का दावा कर सके। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे बागी भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। अब बीजेपी की चुनौती जातीय समीकरण साधने की है। वाराणसी में मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, वैश्य और दलित बड़ी संख्या में है, जिनका वोट करीब 10% के आसपास है। सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का होगा, और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत
जबकि सरकार अपने 3.25 साल पूरे कर चुकी है, तो ये अपने आप में साबित करेगी कि सरकार की नीतियों की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, पार्टी का विस्तार जो हो रहा है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में भीतरघात और बागियों का डर दूसरी पार्टियों के साथ साथ बीजेपी को भी सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व समेत प्रदेश और स्थानीय नेताओं की टीम ने वाराणसी को वॉर रूम बना दिया है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री यहां डेरा डाले हुए हैं, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 मार्च को वाराणसी में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और वाराणसी में महज जीत ही बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक जीत की जरूरत है, ताकि वहां से संदेश निकले कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र पूरी तरह से उनके साथ है। इसी वजह से वहां पर तमाम छोटे बड़े नेता कैंप कर रहे हैं। वहां की रणनीति ये बनाई गई है कि छोटे छोटे समूहों को भी नेता जो है वो समझाने की कोशिश करें, बीजेपी के तमाम जो कार्य हैं वहां तक पहुंचाएं, सरकार के काम को वहां तक पहुंचाएं और वाराणसी का जो एक अच्छा भविष्य है उसको सबके सामने रखें, ताकि लोग एक बार फिर से बीजेपी की ओर ही मुड़ें। इसी वजह से वाराणसी में स्मृति ईरानी जहां महिलाओं को साधने में लगी हैं, वहीं खुद पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मैदान में उतर आए हैं। वाराणसी में 8 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से वाराणसी शहर की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और अब यहां टिकट बंटवारा बीजेपी की बड़ी समस्या बन गया है, जिसके बाद कई नेता खुली बगावत पर उतर आए हैं। चूंकि वाराणसी एक साधु सन्यासी का भी प्रदेश है, तमाम मठ है वहां पर, तो एक कहावत भी है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, कहीं ऐसा न हो जाए। बीजेपी इस बात से भी डर रही है, इसी वजह से हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से तमाम मंत्री, तमाम नेता और छोटे बड़े तमाम नेता, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या फिर कार्यकर्ता संघ, सभी पूरी तरह से वाराणसी में इस वक्त है और वाराणसी का रण जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी रण के बाद अब बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रामजस कॉलेज विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि न तो भारत में असहिष्णुता के लिए कोई जगह है और न ही ऐसे लोगों के लिए जो इसे बढ़ावा देते हैं। छात्रों को समझाते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विवाद में पढ़ने के बजाय छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शहीद की बेटी गुरमेहर के बयान पर हो रहे विवाद की भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी महिला की भावना को ठेस पहुंचाना हमारी सभ्यता और परंपरा को ठेस पहुंचाना है। As Dr. Amartya Sen in one of his book has said, Indians are naturally argumentative. I agree. Indians are argumentative, but not intolerant. If Indians are intolerant, India would not have remained in one country. There would have been organizations confined to its time frame or to its geographical limitation. Kerala is a very prosperous state, particularly in the social indication. The state's impressive achievement in the field of literacy, education, health, gender equality, tourism and culture have truly attracted. और इससे पहले रामजस कॉलेज में हिंसा और गुरमेहर कौर को मिली धमकी पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर राष्ट्रवाद पर बहस होती है तो वो उसमें हिस्सा लेने को तैयार हैं। वहीं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने मामले को तूल देने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। चाहे रामजस कॉलेज में हिंसा का मामला हो या गुरमेहर के सोशल मीडिया में पोस्ट पर मिली धमकी का मुद्दा, खुद केंद्र सरकार इस मौके को गंवाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरमेहर मामले में कहा कि अगर राष्ट्रवाद पर बहस होगी तो हम उसमें हिस्सा लेंगे। उनके मुताबिक देश भर में राष्ट्रवाद को बुरा बताने की होड़ लगी है।
राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये प्रचार करने की कोशिश हो रही है। अगर राष्ट्रवाद पे विवाद होगा तो निश्चित रूप से उस बहस में हम लोग हिस्सा लेंगे, और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड। ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की सहयोगी दल शिवसेना को ये दलील कतई रास नहीं आई। शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने देशभक्ति का मुखौटा पहन रखा है, जो कि घातक है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राजनीति में अपनी सुविधा के लिए बीजेपी ने देशभक्ति की जो गड़बड़ी कर रखी है वह चिंताजनक है। सेना ने यह भी कहा कि अगर वोटों के आंकड़ों पर ही देशभक्ति की व्याख्या तय होने लगी तो इसका मतलब है कि देश के लिए बुरे दिन आने की शुरुआत हो गई है। देशभक्ति की डेफिनेशन कौन बनाएगा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी? क्या हम बनाए? कांग्रेस, बीजेपी, कौन? हर पार्टी की डेफिनेशन अलग अलग है देशभक्ति। शिवसेना ने यह भी कहा कि अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाना अगर देशद्रोह माना जाता है तो सैनिकों के परिवारों का बेहद निचले स्तर पर जाकर अपमान करने वाले बीजेपी के विधायक का अपराध कम से कम संगीन अपराध मानना होगा। यही नहीं, अब तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस जंग में उतर आई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि जिनके हाथ में सत्ता है उनकी ही सोच गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले को शांत कराने के बजाय जानबूझकर तूल दे रही है। एनसीपी ने गुरमेहर को धमकी के मामले में कहा कि इस तरह की दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है। बहरहाल ज्यादातर विपक्षी दल इस मसले को हवा देने को बीजेपी के बड़े एजेंडे का हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन इतना तो सच है कि नोटबंदी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस आग को हवा देना बीजेपी के लिए फायदेमंद है। रजत मिश्रा, एपीएन। उधर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में सेव डीयू रैली का आयोजन किया। एबीवीपी ने जोर दिया कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी तथाकथित देशद्रोह या देश बांटने वाली गतिविधियों को नहीं सहा जाएगा और रामजस कॉलेज के मामले को इससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। इससे पहले एबीवीपी तिरंगा मार्च भी निकाल चुकी है। जवाब में वामपंथी छात्र संगठनों आईएसआ और एसएफआई ने भी मार्च निकाला था, जिसके बाद एक बार फिर से एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तो जहां एक और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में असहिष्णुता के खिलाफ कड़ा बयान दिया है, वहीं आज उज्जैन के आरएसएस महानगर प्रचारक प्रमुख कुंदन चंद्रावत ने एक सभा में विवादित ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का सर काट कर लाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। कुंदन चंद्रावत ने केरल के सीएम को आरएसएस प्रचारक और कार्यकर्ताओं की हत्या का दोषी ठहराते हुए कहा कि वो क्या समझते हैं कि हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। चंद्रावत के मुताबिक ऐसे गद्दार का सर लाने पर मकान और संपत्ति उसके नाम वो कर देंगे। हालांकि आरएसएस ने चंद्रावत के इस बयान की निंदा की है। 56 मारे थे, 2000 कब्रिस्तान में चले गए, घुसा दिए उनको अंदर इसी हिंदू समाज ने। ये विवादित बोल है मध्य प्रदेश आरएसएस के एक महानगर प्रचारक प्रमुख के। उज्जैन में एक सभा को संबोधित करते हुए कुंदन चंद्रावत खुद को रोक नहीं पाए और भावनाओं में बह गए। केरल में हाल में हुए आरएसएस प्रचारकों की हत्या के लिए मुख्यमंत्री पी विजयन को दोषी ठहराते हुए चंद्रावत ने सभी हदें पार कर दी और उनका सिर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कही। जब कुंदन चंद्रावत यह घोषणा कर रहे थे तो मंच पर उज्जैन महानगर संचालक श्रीपद जोशी, सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विधायक मोहन यादव, महापौर सहित बीजेपी के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये समझता है कि हिंदुओं के खून में गौरव नहीं है शिवाजी का, हिंदुओं के खून में वो जज्बा नहीं है। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, डॉक्टर कुंदन चंद्रावत, संपत्ति है मेरे पास इतनी, इसलिए घोषणा करने की हिम्मत कर रहा हूं। 1 करोड़ से ज्यादा का लगभग मकान है, उसका सर काट के ला दे विजयन का कोई मेरे को, वो मकान, वो जायदाद में उसके नाम कर दूंगा। वामपंथी दलों ने आरएसएस प्रचारक के बयान की निंदा की है। ये आरएसएस का ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज खुले रूप में एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके का धमकी दे और इस धमकी के बारे में अभी तक प्रधानमंत्री का चुप्पी,
ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार और सत्ता का शरण है आरएसएस को, जिसके चलते हुए इस तरीके की गैर जनतांत्रिक और बेबुनियादी और धमकियों के आधार पर राजनीति चलाना है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विजयन ने कहा था कि आरएसएस समेत दक्षिणपंथी संगठन कई सालों से देश के विभाजन की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस ने मुसोलिनी के संगठनात्मक ढांचे और हिटलर की विचारधारा को अपना लिया है। दोनों तानाशाहों ने दुनिया को आतंकित कर दिया था। विजयन ने कहा कि महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे आरएसएस का हथियार था। यह हत्या एक साजिश का परिणाम थी। उन्होंने आगे कहा कि अब भारत में आरएसएस ने मुस्लिमों, क्रिश्चियनों और कम्युनिस्टों को अपना दुश्मन मान लिया है और उन्हें देश से निकालने के लिए हमले कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस तरह की असहिष्णुता को क्या कहा जाए और कब ऐसी तस्वीर बदलेगी, इसका इंतजार पूरे भारत की जनता को है। उधर हरियाणा में सुलगी जाट आंदोलन के आंच आज दिल्ली तक पहुंच गई। जाट नेता यशपाल मालिक की अगुवाई में जाटों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। जाट आंदोलन 32 दिन से चल रहा है। जाटों की मांग है कि देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख और बिश्नोई जाटों को केंद्र की OBC लिस्ट में शामिल किया जाए। साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा 6 जातियों को दिए गए आरक्षण को हरियाणा हाईकोर्ट में सही पैरवी के जरिए बहाल किया जाए। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समुदाय ने जंतर मंतर पर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जाट समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। जाट नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, वो कहीं भी बिजली और पानी का बिल जमा नहीं करेंगे और न बैंक का लोन चुकाएंगे। जिस तरह की संवेदनशीलता सरकार दिखा रही, उसके खिलाफ आज यहाँ मोर्चा खोलने आए हैं। आज अपनी मांगों से अवगत कराएंगे, संसद मार्च करेंगे और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारियां देंगे। बड़ी लंबी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और उसी के लिए आज यहाँ चेतावनी देना है। जाट नेता आरक्षण के साथ साथ मांग कर रहे हैं कि पिछले साल जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के घर में से किसी को नौकरी, आंदोलन में घायल हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए। वहीं आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस को वापस लिया जाए। पिछले साल हरियाणा में हुए जाट आंदोलन के दौरान हिंसा में 30 लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस हिंसा में हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। हम सारे जंतर मंतर जा रहे हैं। जाट आरक्षण की मांग हमारी और मोदी सरकार हमारी बात सुने। और आरक्षण जो कि जाट का बिल्कुल एक संवैधानिक हक है, इसके समकक्ष सब जातियों को आरक्षण दिया हुआ है। जो किसान जाति है उसमें हमारा भी हक बनता है, तो हमें मिलना चाहिए। केंद्र में मिलना चाहिए, राज्यों में मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से निपटने के लिए सभी प्रमुख जगहों और रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। जाट समुदाय का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो वो राजधानी दिल्ली में दूध और सब्जियों की सप्लाई को रोक देंगे। दिल्ली में दूध और सब्जियों की ज्यादातर सप्लाई पड़ोसी राज्यों से ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की कुछ और बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान मुश्किल में घिरते जा रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने पटना में केस दर्ज करवाया है। जलील मस्तान की नागरिकता की भी जांच करने की मांग की गई है। बीजेपी मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर अड़ी हुई है। इस बीच मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने कहा है कि मैंने अपने बयान पर माफी मांग ली है, अब क्या फांसी पर चढ़ जाऊं? दिल्ली के विधायक और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कथित LLB की डिग्री रद्द करने के लिए तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक 20 मार्च को बुलाई गई है। सीनेट ही तोमर की डिग्री रद्द करने का अंतिम फैसला करेगी। ये जानकारी प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शमेंद्र कुमार सिंह ने दी है। उधर दिल्ली पुलिस भी 5 मार्च को तोमर और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी में है। तेलंगाना सरकार ने सामाजिक कल्याण आवासीय महिला कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जिसके तहत इन कॉलेजों में केवल कुंवारी लड़कियों को ही एडमिशन मिल सकता है। इस नियम के पीछे सरकार की दलील है कि शादीशुदा युवतियों के कॉलेज में होने से कुंवारी लड़कियों का ध्यान भटक सकता है।
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के विवादित स्टील फ्लाईओवर ब्रिज का काम रोकने का आदेश दिया है। बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर केजी जॉर्ज ने गुरुवार को इसे रद्द करने की घोषणा की। शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाले इस 6.72 किलोमीटर लंबे ब्रिज की लागत 1761 करोड़ रुपए थी। इसके लिए 800 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना था, जिसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। और आप देख रहे हैं देश की बात। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं या दरअसल आप कोई अपनी खबर हम तक भेजना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल लिंक्स को ज़रूर फॉलो करें। हमारा ट्विटर लिंक है APN न्यूज़ इंडिया और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज़ इंडिया और हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल ID है contact@apnlive.com। और खेल की दुनिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में खेल के नाम पर खिलवाड़ करने वाले नेता और अधिकारी अब CBI के निशाने पर आ गए हैं। खिलाड़ियों की जगह अपने बच्चों को विदेश भेजने के आरोप की CBI ने BAI के अध्यक्ष अखिलेश दास और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की है। साथ ही एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी खेल मंत्रालय को सौंपी है। अखिलेश दास पर महज इतना ही आरोप नहीं है बल्कि इसके अलावा भी वो तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं और खासकर रुपए पैसे का लेन देन और BAI के अकाउंट्स की हेराफेरी का भी आरोप उन पर है। खिलाड़ियों की जगह अपने बच्चों और रिश्तेदारों को जापान भेजने के मामले में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य अखिलेश दास गुप्ता समेत एसोसिएशन के उच्चाधिकारी CBI के रडार पर हैं। CBI ने इन लोगों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि BSI और इसकी दिल्ली यूनिट दिल्ली कैपिटल बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जापान गुडविल टूर के लिए खिलाड़ियों की जगह अपने बच्चों को सरकारी खर्चे पर भेजा था, जबकि जापान भेजने वाले खिलाड़ियों के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था उसके तहत 17 से 23 वर्ष के बीच उन्हीं खिलाड़ियों को भेजा जाना था जो राज्य और रीजनल स्तर की प्रतियोगिता में खेल चुके हैं। CBI ने अपनी जांच से जुड़ी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट खेल मंत्रालय को भेज दी है। हालांकि खेल मंत्रालय से अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाहिर है कि 2014 में जापान सरकार की तरफ से आयोजित यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत BSI ने 23 खिलाड़ियों को टोक्यो भेजा था और इन्हीं खिलाड़ियों में बैडमिंटन एसोसिएशन के लोगों ने बच्चों को जापान घूमने के लिए भेज दिया था। APN खेल के साथ खिलवाड़ से जुड़ी इस खबर को लगातार दिखाता रहा है और अब CBI ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए इन BAI से जुड़े भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को अपने निशाने पर ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। वैसे BAI अध्यक्ष अखिलेश दास का विवादों से पुराना रिश्ता है। उन्होंने BSP अध्यक्ष मायावती पर राज्यसभा भेजने के लिए 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था, लेकिन खुद ही पैसों के लेन देन में फंसे थे। बतौर राजधानी लखनऊ के मेयर भी उनका कार्यकाल विवादों में घिरा रहा। उन्होंने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का भी गठन किया, लेकिन बैंक के नियम कानून को ताक पर रखते हुए उन पर कई घपले करने का आरोप है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए RBI ने बैंक के बोर्ड को भंग करते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया। APN जल्द ही BAI के बेईमानों को बेनकाब करेगा। 5 मार्च को हमारी खास पेशकश बेनकाब आप जरूर देखें ताकि आपको बैडमिंटन एसोसिएशन के जो घपले हैं उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। यदि आपका बच्चा भी बैडमिंटन खेलता है और उसे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नामी खिलाड़ी के तौर पर स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं तो ऐसे एसोसिएशन कैसे आपके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ ही अधिकारियों के खेल को भी आपको हम दिखाएंगे। खेल से इस खिलवाड़ पर हमारा बेनकाब जरूर देखें। बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की एक नई घोषणा की। उन्होंने अपने बेटे और बेटी में अपने संपत्ति का बराबर बंटवारा करेंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने की है। इस बारे में बताते हुए अमिताभ बच्चन ने एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर किया है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। 70 के दशक में आई सुपरहिट फिल्म दीवार का ये डायलॉग आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। अमिताभ के दमदार अभिनय को लोग अब तक भूले नहीं हैं। सालों बाद एक बार फिर बिग बी अपनी दौलत को लेकर सुर्खियों में, लेकिन इस बार ये किरदार रियल लाइफ का न होकर रियल लाइफ से जुड़ा है। सुनहरे पर्दे पर अपने बच्चे से प्यार जताते बिग बी असल जिंदगी में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अमिताभ ने अपनी वसीयत दुनिया के सामने पेश की है। लिंग समानता का समर्थन करते हुए सोशल साइट ट्विटर पर बिग बी बेटा बेटी के फर्क को खत्म करने की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि
मेरी मौत के बाद जो भी संपत्ति मैं छोड़ जाऊंगा वो मेरे बेटे और बेटी के बीच बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। अमिताभ बच्चन की 2 संतान हैं, बेटा अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता नंदा। वसीयत के मुताबिक अमिताभ के बाद उनकी संपत्ति पर उनके बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता बच्चन नंदा का बराबर का हक होगा। अमिताभ जेंडर इक्वालिटी यानी लिंग समानता के बड़े समर्थक रहे हैं और पिछले साल अपनी फिल्म पिंक की वजह से इस विषय को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। इस फिल्म की रिलीज से पहले अमिताभ ने अपनी पोती और नातिन के लिए खुला खत लिखा था, जिसमें उन्हें बिना डर बेझिझक अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के जवाहर बाग कांड की CBI जांच का आदेश दे दिया है। जवाहर बाग केस में काफी सियासी हड़कंप मचा था। जवाहर बाग कांड की CBI जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में शहीद SP सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी समेत 9 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई हो गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट इस फैसले में पुलिस की जांच से असंतुष्ट थी। आपको बता दें कि जय गुरुदेव के अनुयायी रामवृक्ष यादव ने 2014 से जवाहर बाग पर जबरन कब्जा कर रखा था। पिछले साल 2 जून को कब्जा करने वाले उपद्रवियों और पुलिस के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ था, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी और 22 उपद्रवी मारे गए थे। कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जवाहर बाग कांड मथुरा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड लैंड ग्रैबिंग का कांड था। जो उसका ऑपरेटिव पोर्शन ऑर्डर का है उसमें यही है कि इसकी CBI इंक्वायरी करे और जो पुलिस की इंक्वायरी वो मान्य नहीं है। और आखिर दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने अपनी हार मान ली है। अपने विदाई भाषण में बगदादी ने कहा कि अरब के बाहर से आए लड़ाके अपने देश लौट जाएं या खुद को बम से उड़ा लें। साल 2014 में इसी मोसूल शहर की एक मस्जिद में बगदादी ने खुद को मुसलमानों का खलीफा घोषित किया था। इसके बाद अपने आतंक और बर्बरता के लिए दुनिया भर में इसकी पहचान फैली। मोसूल में मिली जीत के बाद आतंकी संगठन IS की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी। खबरों के मुताबिक IS के धर्मगुरुओं और मौलवियों के बीच बगदादी का ये बयान बांटा गया है। इराक में अब केवल पश्चिमी मोसूल ही IS के अधिकार में है। मोसूल पर कब्जे के लिए अक्टूबर 2016 से ही अमेरिका के नेतृत्व में इराकी फौज IS के साथ युद्ध कर रही है। और अब देश की बात के आखिरी पड़ाव में बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की। तो आज 2 मार्च है और 2 मार्च 1807 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास कर देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में ये सबसे अहम कदम था। और 2 मार्च 1949 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। 2 मार्च 1969 में सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड की पहली उड़ान सफल रही थी। विमान ने टोलूज शहर से उड़ान भरी थी। और 2 मार्च 1990 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए एक कार बम विस्फोट में देश के रक्षा उपमंत्री रंजन विजय रत्ने सहित 19 लोग मारे गए थे। 2 मार्च 2014 में रूस की संसद से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने का निर्णय लिया था। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिने जगत के मशहूर संगीतकार आनंद जी का जीवन से प्यार उनके संगीतबद्ध इन पंक्तियों में समाया हुआ है। आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को हुआ था। बचपन के दिनों से ही आनंद जी संगीतकार बनने का सपना देखा करते थे। बतौर संगीतकार सबसे पहले 1958 में प्रदर्शित फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में उन्हें संगीत देने का मौका मिला और 1960 में कल्याण जी ने अपने छोटे भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया और उसके बाद इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को बेहद खूबसूरत संगीत दिया। कल्याण जी आनंद जी के संगीत से बंधे हुए कुछ खूबसूरत संगीत और गानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। आज के देश की बात में बस इतना ही। नमस्कार। टूटे हुए दिन थे, कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम,
बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना। मुश्किल है प्यारी तेरा बच के जाना। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। सागर भी तरसते रहते हैं मेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरे